विकास ईयर। आप जानते हैं कि यूपीएससी में सफलता के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपकी राइटिंग स्किल्स, उत्तर लेखन। और उत्तर लेखन की शुरुआत, जिसे हम भूमिका या इंट्रोडक्शन कहते हैं, वो सबसे ज़रूरी होता है कि आपका उत्तर किस ओर जाएगा तथा एग्जामिनर पर क्या प्रभाव डालेगा। इसीलिए उत्तर लेखन का इंट्रोडक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और उसे सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो इस एग्ज़ाम में टॉप किया है उसके कॉपी को देखिए, उन्होंने किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा था। तो आज हम 2023 के एग्ज़ाम के फर्स्ट रैंक आदित्य सर के कॉपी को देखेंगे, ओके, तथा देखेंगे कि उन्होंने GS1 में किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा था। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप पॉज करके पढ़ेंगे और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो देख रहे हैं कि ये प्रश्न पारंपरिक रंगमंच पर पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? क्योंकि उस साल गरबा को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन को करंट अफेयर्स पे बेस्ड है करके लिखा कि हाल ही में रामलीला और मुडियट्टू को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ओके, तो सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन का एक तरीका क्या हो गया, आप देख ही रहे हैं कि इंट्रोडक्शन का एक सबसे अच्छा तरीका हो गया कि करंट इवेंट्स में, करंट अफेयर्स में कुछ रहा हो, उससे जुड़े हुए कुछ न्यूज हो, तो उससे आप शुरू कर सकते हैं कि हाल ही में डैश को डैश में शामिल किया गया है। जैसे अगर अभी पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं कि हाल ही में गुजरात के गरबा को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं कि आप ये सांची स्तूप के बारे में पूछा गया है और इस पूरे क्वेश्चन का थीम देखेंगे तो आप सांची स्तूप इस पूरे क्वेश्चन का थीम है। तो इसके इंट्रोडक्शन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सांची स्तूप के बारे में आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन दें। तो आदित्य सर भी देख रहे हैं कि आप इन्होंने सांची स्तूप के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण स्तूप है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण स्तूप है और बौद्ध धर्म के आदर्शों पर आधारित है। ओके, सांची स्तूप और थोड़ा बहुत उसके वास्तुकला के बारे में उन्होंने बताया है। तो अभी तक हमने 2 तरह की इंट्रोडक्शन देख लिया। एक हमने देखा कि करंट अफेयर्स या न्यूज़ से रिलेटेड इंट्रोडक्शन, और दूसरा देखा हमने कि जो मेन थीम है उसका जनरल इन्फॉर्मेशन। जैसे सांची स्तूप के बारे में पूछा गया है तो सांची स्तूप के बारे में जनरल सा इन्फॉर्मेशन कि ये कहाँ स्थित है और ये किस आदर्शों पर स्थापित है। ओके, तो उन्होंने बताया कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण स्तूप है और यह बौद्ध धर्म के आदर्शों पर आधारित है। तो आप इसका एक माइंड में बना सकते हो कि कोई भी इम्पोर्टेंट टर्म हो तो आप उसका लोकेशन लिख दें और वो क्यों महत्वपूर्ण है या किस लिए फेमस है ये लिख सकते हैं। तीसरा टाइप का हो गया कि ये पर्सनैलिटी पे है। तो पर्सनैलिटी पे जब भी क्वेश्चन पूछे तो उसके इंट्रोडक्शन लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसकी जीवनी का एक संक्षिप्त जीवनी लिखें। तो आप देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन पूछा गया भगत सिंह पर, तो आदित्य सर ने क्या लिखा, भगत सिंह की छोटी सी जीवनी, ठीक, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कह सकते हो या जीवनी कह सकते हो। उन्होंने लिखा कि भगत सिंह एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जिनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था और 1931 में उन्हें फांसी दी गई। आप देख रहे हैं कि उनके जन्म और उनको कब फांसी दिया गया था, इतना लिखकर वो इंट्रोडक्शन पूरा कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वर्ल्ड हिस्ट्री से है। इसमें मेजी पुनर्स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो आप देख रहे हो कि मेजी पुनर्स्थापना के बारे में पूछा गया है। इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स या सबसे इम्पोर्टेंट थीम क्या है, मेजी पुनर्स्थापना। आदित्य सर ने क्या लिखा, मेजी पुनर्स्थापना का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है या जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म हो सांची स्तूप तो उसका जनरल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो उन्होंने लिखा कि मेजी पुनर्स्थापना वह क्रांति थी जिसके कारण मध्यकालीन इतिहास से लेकर आधुनिक समय तक जापान की पुनर्स्थापना हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें पूछा गया है कि राष्ट्र वस्तुतः एक कल्पित समुदाय होता है। आप देख रहे हैं कि ये क्या है, कोट लिखा है कि राष्ट्र जो होता है कल्पित समुदाय होता है और साझा विश्वास, इतिहास, राजनीति, आकांक्षाओं द्वारा संगठित होता है। और राष्ट्र किस प्रकार से संगठित होता है इसकी चर्चा करने बोल रहे हैं। तो देख रहे हैं कि आप इन्होंने आदित्य सर ने क्या किया है, इसे कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन दिया है कि राष्ट्र भूमि पर नहीं बल्कि मन में बसते हैं। राष्ट्र भूमि पर नहीं बल्कि मन में बसते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आप पॉज करके इसे पढ़िए। इसमें फार्मास्यूटिकल उद्योग के बारे में पूछा गया है। आप इस पूरे क्वेश्चन का थीम देखोगे तो ये क्या है, फार्मास्यूटिकल उद्योग पर है। तो इसका सबसे अच्छा थीम क्या होता है कि हम कोट से शुरू करें कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा गया है और थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दिया और हम थोड़ा न्यूज़ में जो रहा या हाल की जो घटनाएं घटी है जिसमें ये फार्मेसी ने सहायता किया है उसको लिख दिए कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा गया है और कोविड टीकाकरण में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल और परफेक्ट इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से। अगले प्रश्न में चक्रवात की प्रवणता के बारे में पूछा गया है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी जो है वो अधिक चक्रवात प्रवण है, ऐसा क्यों। तो उन्होंने इसको सेटिस्फाई करने के लिए या इस जो पहला लाइन दिया गया है कि अरब सागर की तुलना में अधिक प्रवण है, इसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया है, कोई डेटा को कोट्स कर दिया, कोई रिपोर्ट्स के बारे में बता दिया कि 120 साल में 14% साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, अरबियन सी में और शेष बे ऑफ बंगाल में। तो आप देख रहे हो कि ये इंट्रोडक्शन किससे रिलेटेड था, डेटा, फैक्ट्स या रिपोर्ट से आधारित। इसमें बताया गया था कि पिछले 120 वर्षों में केवल 14% चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न हुए हैं और शेष बंगाल की खाड़ी में। आप देख रहे हो कि कितना सा सिंपल इंट्रोडक्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन ज्वालामुखी के बारे में है। आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसको कंक्लूड करोगे कि इस पूरे क्वेश्चन का थीम ज्वालामुखी है। तो हमें क्या करना है, ज्वालामुखी के बारे में एक जनरल सा इन्फॉर्मेशन देना है कि ज्वालामुखी क्या होता है। मैग्मा के ढेर के कारण बनते हैं जो पृथ्वी की पपड़ी की दरारों के माध्यम से फटने की कोशिश करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्षेत्रवाद के ऊपर है। ओके, जैसा कि आप जान रहे हो मणिपुर हिंसा के कारण क्षेत्रवाद फिर से चर्चे में था। तो इन्होंने सिमिलर तरीके से इन्होंने क्या किया, क्षेत्रवाद के बारे में बताया। ओके, और बताया कि करंट अफेयर से रिलेटेड शुरुआत किया और उन्होंने बताया कि हाल ही में मणिपुर में हुई हिंसा और कुछ समुदायों द्वारा अलग राज्य की मांग के कारण क्षेत्रवाद को पुनः सामने ला दिया है। ओके, अब देख रहे हैं कैसे इन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पॉज करके पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये पूरे क्वेश्चन का थीम क्या है, शिक्षा से रिलेटेड है और स्कूली हिंसा से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया होगा, क्योंकि उस साल एक दलित भाई बहन की हत्या उसके सहपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के स्कूल में कर दी गई थी। तो इन्होंने करंट अफेयर से रिलेट करके इसको इंट्रोडक्शन को लिखा है कि रैगिंग और स्कूली हिंसा, खासकर हाल ही में यूपी में सहपाठियों द्वारा दलित भाई बहनों की हत्या ने पुनः सवाल खड़े किए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़िए। इस पूरे क्वेश्चन का थीम अगर आप पहचानेंगे तो अहोम साम्राज्य है। तो इसके इंट्रोडक्शन का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम अहोम साम्राज्य के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन बता दें, थोड़ा सा उसके बारे में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता दें कि अहोम साम्राज्य कब से कब तक था, उसके कौन प्रसिद्ध शासक थे। ओके, तो आदित्य सर ने कैसा लिखा इंट्रोडक्शन कि अहोम साम्राज्य 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक असम में मौजूद था और लचित बोरफुकन एक महत्वपूर्ण शासक थे। आप जानते हैं कि 150 शब्द वाले क्वेश्चन में आपको कितने शब्द लिखने चाहिए इंट्रोडक्शन में, 30, मैक्सिमम 30 से 35 शब्द। तो देख रहे हैं आप प्रिसाइज इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यह पूंजीपति वर्ग के योगदान के बारे में क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, पूंजीपति वर्ग। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या किया है,
पूंजीपति वर्ग के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है कि टाटा और बिरला जैसे पूंजीपति वर्ग का राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेस के उद्भव का परिचय दीजिए। आप देख रहे हो क्वेश्चन की डिमांड है क्या, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो इसके इंट्रोडक्शन में भी क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में भी करेंगे प्रेस का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देंगे कि भारत में प्रेस का उद्भव और विकास 1785 में जेम्स सिक्की के बंगाल गजट से शुरू हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पॉज करके पढ़िए। इस क्वेश्चन का पूरा थीम क्या है, मरुस्थल। ओके, तो इस क्वेश्चन के पूरे थीम मरुस्थल, और जब हम इसके इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप मरुस्थल को परिभाषित कर दीजिए। ओके, तो आप देख रहे हैं कि आदित्य सर ने क्या लिखा है कि रेगिस्तान शुष्क क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और जहां अधिकतर कंटीले वनस्पतियां और रूप पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि पर्वत नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। आप देख रहे हैं कि ये पर्वत के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर पूछा गया है और उस जलवायु परिवर्तन और मानव जनित व्यवधान के प्रभाव के बारे में पूछा गया है। तो आप जान ही रहे हो कि वायनाड में भूस्खलन की घटना हुई थी, जोशीमठ में हुआ था और उत्तराखंड में बाढ़ आया था, भयंकर बाढ़। तो इन्होंने इस थीम को क्या बनाकर लिखा, करंट अफेयर्स बेस्ड करके लिखा कि हाल ही में जोशीमठ संकट और हिमाचल प्रदेश बाढ़ की भयावहता पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र की कमजोरी की ओर इशारा करता है। आप देख ही रहे हो कि ये इंट्रोडक्शन को कैसे लिखा इन्होंने, करंट अफेयर्स पे बेस्ड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे होगे कि आप देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन का थीम क्या है, रेत संसाधन। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इंट्रोडक्शन लिखने का कि हम रेत संसाधन को डिफाइन कर दें, या उसके बारे में थोड़ा सा अगर डिफाइन नहीं भी कर रहे हो तो थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन दे दें कि रेत संसाधन क्या है, 21 एक्ट के तहत इसको लघु संसाधन माना गया है। ओके, तो इन्होंने लिखा है कि रेत संसाधन भारत के MMDR एक्ट के तहत लघु खनिज है और राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है। बस इन्होंने बता दिया कि रेत संसाधन जो है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आप इस क्वेश्चन के पूरे थीम को समझने का प्रयास करेंगे तो लिथियम इसका पूरा थीम है। तो हम यहाँ क्या करना पड़ेगा, लिथियम के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन कि लिथियम का क्या यूज है और वो इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप देख रहे हो कि उन्होंने क्या लिखा है कि लिथियम जो है विभिन्न बैटरियों के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है और हाल ही में इसको क्या किया है, ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम पाया गया है। ओके, आप देख रहे हो कितना इफेक्टिव इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है लिथियम के बारे में, एक लाइन में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, उसका क्या यूज है और ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम पाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा वैश्वीकरण का युवा पर प्रभाव वैश्वीकरण का युवा पर प्रभाव। ठीक, तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के लिए सबसे इफेक्टिव क्या होगा कि हम बता दें कि वैश्वीकरण का युवा पर प्रभाव के बारे में अगर किसी अच्छे कोट्स हम जानेंगे तो उसको कोट्स करके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि आदित्य सर ने क्या लिखा है कि आज का युवा वर्ग तेजी से पश्चिमीकृत हो रहा है, जैसा कि MN श्रीनिवासन ने कहा है। जिसका कारण क्या है, क्यों युवा तेजी से वैश्वीकृत हो रहा है, जिसका कारण है मूल और परिधीय मूल्यों में भेद। आप जानते हैं कि युवा के लिए मूल मूल्य और परिधीय मूल्य में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जबकि वृद्ध जो होते हैं, जो पुरानी प्रथाओं को मानते हैं, उनमें ये अंतर होता है। इसीलिए उसका कारण बताया है कि मूल और परिधीय मूल्यों में भेद है। अगला जनसांख्यिकी से रिलेटेड है कि प्रजनन दर में गिरावट आ रही है और वृद्धजनों की संख्या बढ़ेगी, इससे बारे में पूछा गया है। तो आप देख रहे हो कि ये करंट अफेयर्स पे बेस्ड लिखा है, रिपोर्ट पे बेस्ड लिखा है। इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि हम आदित्य सर ने लिखा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया कि
142 करोड़ लोगों के साथ भारत सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गया है। जैसा कि आप जानते हो कि मार्च के महीने में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें बताया गया था कि भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से ज़्यादा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि ये करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2030 तक भारत की महत्वपूर्ण आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करने की उम्मीद है और शहरी गरीब के कल्याण की लोक नीति के बारे में कोई नीति लाने की आवश्यकता है। तो आप जान रहे हो कि शहरी गरीब के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना लाई गई थी। तो इन्होंने इसे इंट्रोडक्शन में लिखा कि राजस्थान द्वारा हाल ही में शुरू की गई शहरी रोजगार गारंटी योजना ने शहरी गरीब के कल्याण को सामने ला दिया है। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा उन्होंने यूज किया है। और हम देखेंगे कि ओवरऑल उन्होंने क्या क्या यूज किया और कितने टाइप का इंट्रोडक्शन लिखा। एक तो पहला सबसे बड़ा थीम देख रहे होंगे कि आप जनरल इन्फॉर्मेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन किसी एक खास थीम के इर्द गिर्द हो तो हमें इंट्रोडक्शन में क्या करना है, उसका जनरल इन्फॉर्मेशन दे देना है। ओके। दूसरा है करंट अफेयर्स डेटा और रिपोर्ट। ये भी क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन में इन्होंने इसका यूज किया कि कोई भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड करंट अफेयर्स में कुछ घटनाएं हुई हो, कोई भी डेटा आया हो, कोई रिपोर्ट हो, उसको जस्ट कोट करते हैं। तीसरा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जैसे प्रेस के विकास वाले में पूछा गया था। तो प्रेस के उद्भव में उन्होंने क्या किया, जस्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया था कि प्रथम समाचार पत्र जेम्स हिक्की द्वारा इतना में किया गया था और बाद में ये हुआ। ओके। चौथा, अगर कोई पर्सनैलिटी पे रिलेटेड आ जाए सवाल तो उन्होंने क्या किया, एक संक्षिप्त जीवनी दे दिया। जैसे भगत सिंह के बारे में एक संक्षिप्त जीवनी उन्होंने प्रदान किया। पाँचवा जैसा कि आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में देखे होंगे कि उन्होंने क्या किया, कोट से जस्ट एक कोट लिखकर इंट्रोडक्शन दिया। ओके। कि राष्ट्र जो है लोगों के मन में बसती है, ना कि ज़मीन में। ओके। और भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इस टाइप के कोट से उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा। तो आप ओवरऑल आप 5 तरह के इंट्रोडक्शन सीख गए होंगे और इन एग्जाम्पल को देखकर आशा है कि आप ज़रूर एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे। ओके। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन्होंने बॉडी कैसे लिखा और हमें बॉडी लिखने के लिए क्या अप्रोच करना चाहिए। ओके। आशा है कि आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। धन्यवाद।